नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जांगीर स्वागत करता हूं आपका सुनील साइंस पॉइंट पर। अपन सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन की आपका मियोसिस फर्स्ट है, आपका माइटोसिस के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था, उसकी जो 5 सब स्टेज थी, उनका भी अपन ने विस्तृत अध्ययन कर लिया लास्ट वीडियो के अंदर। वो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपन दोस्तों इसके आगे मेटाफेज फर्स्ट स्टेज की। तो देखिए, अपन ने समसूत्री विभाजन में भी यही पढ़ा था कि मेटाफेज स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें गुणसूत्र आपको स्पष्ट दिखाई देंगे वहां पे, जिसके लिए गुणसूत्र की अच्छे से अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते आते गुणसूत्र स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। और ये गुणसूत्र क्या करते हैं, एक मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आते हैं, एक विशेष प्रकार की प्लेट का निर्माण होता है और उसके ऊपर आकर गुणसूत्र इकट्ठा हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब यहाँ पे आप देखते हो कि जो तारक काय होते हैं, पुत्री तारक काय है, इनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। यहाँ पे तर्कु तंतु है वो निकलना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। और ये तर्कु तंतु 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ तक जो सीधे आते हैं, आपके रेड कलर वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके कंटिन्यूस फाइबर। और जो ग्रीन वाले दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस फाइबर आपके। तो ये यहाँ पे निकलते हैं और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को जो गुणसूत्र है उनके बिंदु के ऊपर जाकर, जो सेंट्रोमियर होता है इनका, उस पर जाकर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुणसूत्र मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर विन्यासित हो जाएंगे, हो रहे हैं यहाँ पे। और सेंट्रोमियर प्लेट बनती है, ये वाली जो सेंट्रोमियर प्लेट है वो बन जाती है। 2 प्रकार की सेंट्रोमियर प्लेट बनती है, एक सेंट्रोमियर ये वाली प्लेट बन गई और दूसरी इस वाली की बन गई। तो 2 सेंट्रोमियर प्लेट बनती है और एक मेटाफिजिक प्लेट बनती है। इनके ऊपर आकर ये गुणसूत्र आपके एक जगह रुक जाते हैं और इनसे क्या जुड़ जाते हैं, तर्कु तंतु, आपके स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं दोस्तों। अब इसके आगे जो स्टेज आते हैं उसको बोलते हैं एनाफेज या पश्चावस्था फर्स्ट। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दोनों जो गुणसूत्र यहाँ पे जुड़े हुए थे, इनके बीच के अंदर, दोनों के बीच के अंदर विशेष प्रकार के तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है या विशेष प्रकार के तंतुओं का निर्माण होता है। और इन तंतुओं को बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। ये इंटरजोनल फाइबर क्या काम करते हैं, दोनों जो गुणसूत्र हैं इनको धक्का देने का काम करते हैं, पुश करने का काम करते हैं। और ऊपर वाले जो ये आपके तर्कु तंतु है असतत वाले डिसकंटिन्यूस, ये इनको खींचने का काम करते हैं। इसीलिए इस स्टेज को पुशिंग एंड पुलिंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या होता है, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, आपके अंतर क्षेत्रीय तर्कु तंतु बन जाते हैं जो बीच के अंदर है। और काइजमेटा के जो शीर्ष है वो टूट जाते हैं। ये वाले जो आपको अक्ष स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये वाली, तो ये अक्ष स्ट्रक्चर जो होती है ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाती है, टूट जाती है और गुणसूत्र कहाँ पे जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति दर्शाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एनाफेजिक मोशन के रूप में जाना जाता है। ये एनाफेजिक गतियां होती हैं आपकी, तो ये इसके अंदर दर्शाई जाती हैं। नेक्स्ट जो अपना टाइप आता है इसके अंदर, वो आता है आपका टीलोफेज, अंत्यावस्था। जो प्रोफेज आपकी जो मियोसिस फर्स्ट की लास्ट टाइप आती है, अंतावस्था या टीलोफेज फर्स्ट, उसके अंदर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, चौथी स्टेज अपनी आती है यहाँ पे टीलोफेज। तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि भाई अपन ने देखा था कि जो गुणसूत्र है एनाफेजिक मोशन करते हैं और ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार प्रोफेज स्टेज होती है उसकी बिल्कुल विपरीत अवस्था कौन सी होती है, आपकी टीलोफेज होती है। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों की ओर आ जाते हैं आधे आधे, और फिर से क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण कर लेंगे और क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं। और इसी के साथ साथ क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, वो बन जाती है और केंद्रिका है उसका निर्माण हो जाता है। तो अपन ऐसे देखते हैं तो ऐसे दिखाई देता है कि इसके अंदर 2 केंद्रक वाली कोशिका बन गई, बाई न्यूक्लिएटेड सेल है, उसका एक निर्माण हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, गुणसूत्र है वो आधे आधे ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, आपके आधे आधे ध्रुवों पर पहुंच गए। केंद्रक झिल्ली जो है आपकी और केंद्रिका वो पुनः क्या हो जाती है, निर्माण हो जाता है, वो अपीयर होना शुरू हो जाती है, प्रकट हो जाती है यहाँ पे, पुनः प्रकट हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी यहाँ पे। और इस प्रकार 2 संतति केंद्रक यानी 2 आपके जो न्यूक्लिएटेड होते हैं, आपके जो डॉटर न्यूक्लियस है, उनका निर्माण हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हो कि एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, इसके बाद में स्टार्ट होता है आपका क्या भाई, इंटरकाइनेसिस यानी साइटोकाइनेसिस का निर्माण होता है। ये शुरू हो जाता है जैसे ये स्टेज आती है। इस स्टेज के अंत के अंदर ये खत्म हो गया, होते ही क्या स्टार्ट होता है फिर, साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में होता है, इसीलिए इस साइटोकाइनेसिस को क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। देखिए दोस्तों,
जो आपका साइटोकाइनेसिस कैसे होता है मियोसिस के अंदर, उसके आधार पे भी मियोसिस दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये प्रक्रिया कैसे चलती है। अगर मियोसिस फर्स्ट के बाद में साइटोकाइनेसिस आता है और उसके बाद में मियोसिस सेकंड आता है और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस सेकंड आता है, मतलब ये होता है एक मियोसिस के बाद में दूसरा मियोसिस ना आकर बीच में कौन सी स्टेज आती है इसमें, साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं सक्सेसिव टाइप, यानी क्रमित विभाजन जो होता है उसके अंतर्गत इसको लिखा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल होता है जो मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट जो होते हैं आपके, उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता है, पहला फर्स्ट मियोसिस होता है फिर सेकंड होता है, फर्स्ट के बाद में सीधा ही सेकंड मियोसिस होता है, बीच के अंदर उनमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता, और उसके बाद में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही दो बार लगातार होती है, यानी लगातार ऐसा विभाजन चलता है। इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूस चलता है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड साइटोकाइनेसिस, ये स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद में साइटोकाइनेसिस और उसके बाद में मियोसिस क्या चलता है दोस्तों, सेकंड इसके अंदर चलेगा आपका। ठीक है, तो इसके आधार पर इसको क्या बोलते हैं, सिमुलेटेनियस या सिमुलेटेशन या युगपत प्रकार का जो क्रमित विभाजन होता है उसके अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों ये विभाजन की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लांट के अंदर ऐसा विभाजन किसके अंदर आता है भाई, डाइकोट जो होते हैं आपके, डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपन देखते हैं कि मानव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अपने अंदर कैसा विभाजन चलता है यहाँ पे, तो अपने अंदर अपन ने देखा कि भाई जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट आपकी मियोसिस फर्स्ट है, अगर वो जैसे ही खत्म होती है तो उसके बाद में क्या शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस यानी इंटरकाइनेसिस शुरू हो जाता है। इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट के बाद में एक साइटोकाइनेसिस। तो अपने अंदर ये विभाजन कैसा चलता है, सक्सेसिव टाइप का चलता है, क्रमित विभाजन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये अपना मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं मियोसिस सेकंड के अंदर क्या चलता है, उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए अब अपन बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। देखो मियोसिस सेकंड की अगर बात करें दोस्तों तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है आपका वो पूरा का पूरा समसूत्री विभाजन की तरह होता है, यानी उसके अंदर जितनी आपको मात्र कोशिका में गुणसूत्र होते हैं उतने ही पुत्री कोशिका में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे समसूत्री की तरह होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो देखिए ये माइटोसिस की तरह होता है, और माइटोसिस की तरह होता है तो इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस मियोसिस सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक इसमें खास बात ये होती है कि माइटोसिस सेकंड के पहले क्या नहीं पाई जाती, इंटरफेज स्टेज है वो बिल्कुल नहीं पाई जाती इसके अंदर। जैसे मियोसिस फर्स्ट के अंदर इंटरफेज होती है, जैसे माइटोसिस के पहले इंटरफेज होती है, लेकिन वैसे मियोसिस सेकंड के पहले इंटरफेज नहीं आती है। और फिर अपन बात करते हैं जिस प्रकार माइटोसिस 4 प्रावस्थाओं में था, मियोसिस फर्स्ट 4 प्रावस्थाओं में था, उसी प्रकार मियोसिस सेकंड भी कितनी फेज के अंदर बटा होता है दोस्तों, 4 प्रावस्थाएं जो आपकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रोफेज फर्स्ट जो थी वो आपकी 5 स्टेज के अंदर थी, आपकी 5 स्टेज के अंदर बटी हुई थी। लेकिन जो प्रोफेज सेकंड होती है ये 5 स्टेज के अंदर नहीं होती, ये सीधे का सीधा इसमें बेसिक पैटर्न चलता है जैसा समसूत्री विभाजन के अंदर चलेगा। तो जैसे ही आपके टीलोफेज सेकंड खत्म हो जाती है तो यहाँ पे आकर 4 आपकी डॉटर सेल का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाएं बनती है दोस्तों, एक जो कोशिकाएं हैं वो लास्ट में आकर कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, यहाँ पे 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या कर लेती है, यहाँ पे निर्माण कर लेती है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि अगर आप देखते हो तो जो आपके मेल गेमेट्स होते हैं, जो आपके नर युग्मक बनते हैं इसके अंदर, चाहे तो पादपों के अंदर पोलन ग्रेन की बात करें, परागकण की बात करें, चाहे नर या पुरुषों के अंदर शुक्राणु की बात करें, तो ये क्या होते हैं, एक जो कोशिका होती है वो 4 नर युग्मक का निर्माण करती है, 4 आपके मेल गेमेट का निर्माण कर देती है। लेकिन फीमेल गेमेट की बात करते हैं तो उसके लिए एक सेल से केवल कितने फीमेल गेमेट बनते हैं, केवल एक ही फीमेल गेमेट का निर्माण होता है, चाहे तो वो पादपों में अंडकोशिका हो, एक्सेल हो, चाहे मानव में अंडाणु हो, ओवम हो। तो अगर दोस्तों आपको कभी ऐसा पूछ लिया जाए इसके अंदर कि भाई आप ये बताओ कि मैं अगर सीधा मैं बोल दूं कि मेरे को अगर 60 पराग कणों की आवश्यकता है,
अगर मेरे को 60 परागकण है या पोलन ग्रेन चाहिए तो कितने आपको अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि 60 अगर परागकण चाहिए तो उसके लिए आपको कितने विभाजन करने पड़ेंगे। तो आपको पता कि एक सेल से कितने युग्मक बनते हैं, 4। तो इसमें मैं 4 का भाग दूंगा तो मेरे को केवल कितने मियोसिस की आवश्यकता होती है, 15 मियोसिस अगर मेरे को मिल जाते हैं तो 15 मियोसिस के अंदर मेरे को क्या है, 60 पोलन ग्रेन मिले। लेकिन अगर इसकी जगह आपको मिल जाएगी 60 आपको एग सेल चाहिए, अगर 60 एग सेल चाहिए तो उसके लिए आपको एक सेल से एक ही एग सेल का निर्माण होता है। तो आपको कितने मियोसिस की आवश्यकता होती है, तो आपको 60 ही किसकी आवश्यकता होती है भाई दोस्तों, मियोसिस की आवश्यकता होती है। आपको 60 किसकी आवश्यकता होती है, मियोसिस की आवश्यकता होती है। या मान लीजिए अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको सीड फॉर्मेशन करना है, बीज का निर्माण करना है, तो बीज तो जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट यानी परागकण और आपकी अंड कोशिका जब मिलती है तभी बनेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये आपको बोल दूं कि आपको अगर 100 बीज तैयार करने हैं, कितने बीज तैयार करने हैं दोस्तों, 100 बीज अगर तैयार करने हैं तो 100 बीज के लिए कितने मियोसिस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 100 बीज के लिए आपको कितने चाहिए भाई, एग सेल कितनी चाहिए, 100 एग सेल चाहिए। जबकि आपको पोलन ग्रेन भी कितने चाहिए, 100 पोलन ग्रेन चाहिए भी, ये 100 पोलन ग्रेन चाहिए। अपन को पता है कि एक कोशिका से कितने पोलन ग्रेन बनते हैं, 4। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो मेरे को पोलन ग्रेन बनाने के लिए केवल कितने मियोसिस की आवश्यकता है दोस्तों, 25 जो मियोसिस होते हैं वो मेरे लिए सफिशियंट है यहाँ पे ये करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सेल की बात करते हैं दोस्तों, तो 100 एक्सेल बनाने के लिए मेरे को कितने आवश्यकता होगी मियोसिस की। तो यहाँ पे आप देखते हो एक एक्सेल से एक ही बनता है, तो यहाँ पे आपको कितने मियोसिस की आवश्यकता होगी, 100 जो मियोसिस है उन्हीं की आपको आवश्यकता होगी। तो 100 मियोसिस ये होंगे और 25 ये होंगे। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100 बीज बनाने के लिए टोटल आपको मियोसिस कितने चाहिए, तो 125 जो मियोसिस है दोस्तों उनकी अपन को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो मियोसिस था वो खत्म होता है, अर्धसूत्री विभाजन है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है अपना। इसके बाद में अपन देखते हैं साइटोकाइनेसिस, छोटा सा पार्ट है साइटोकाइनेसिस का, वो भी अपन देख लेते हैं अभी साथ में। और फिर अपन अलग अलग जो आपके टॉपिक के अंदर जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो ये अपना एक साइटोलॉजी का पैटर्न है वो यहाँ पे चलता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए अपना लास्ट पार्ट आता है इसमें, सेल जो साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो देखने को आता है। तो यहाँ पे आप देखते हो दोस्तों कि कोशिका द्रव्य का विभाजन 2 प्रकार का चलता है। जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें बनती है सेल प्लेट, कोशिका पट्टिका विधि का निर्माण होता है। जबकि आपके जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल सेल होती है, उनके अंदर क्या होती है, आपकी नोच जो मेथड होता है, खांच विधि जो होती है, सेल नोच मेथड या कोशिका की खांच विधि, उसके द्वारा इसके अंदर होता है देखने को। तो देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले कोशिका पट्टिका विधि की। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की, जैसे मान लीजिए प्लांट सेल जो होती है उसके बाहर की तरफ अपन को पता है कि कोशिका भित्ति होती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, ये क्या होती है, आकार में थोड़ी सी सख्त प्रकार की होती है। आपको पता है कि आकार में कैसी होती है, सख्त प्रकार की होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक ये वाला और एक केंद्रक ये वाला। तो इसके अंदर किसका निर्माण होता है, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। फ्रेगमोप्लास्ट दोस्तों अपने जब कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन पढ़ा था तो उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा फ्रेगमोप्लास्ट होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो आप अगर फ्रेगमोप्लास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि फ्रेगमोप्लास्ट है उसका निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम आपकी गोल्जी का ईआर वगैरह है वो पार्टिकल जुड़ते हैं और वो बनाते हैं इस तरीके से एक फ्रेगमोप्लास्ट। और यहाँ पे क्या होता है, इसी के ऊपर धीरे धीरे क्या बनते हैं भाई दोस्तों, इसी के ऊपर धीरे धीरे किसका जमा होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जमा होता है और सेल प्लेट है वो बन जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखते हो दोस्तों कि सेल प्लेट का जो निर्माण है वो किधर से किधर होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है, दोनों साइड के अंदर इस तरीके से होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय विभाजन। इसको कोशिका का साइटोप्लाज्म का जो विभाजन कहा जाता है ये कैसा होता है, अपकेंद्रीय विभाजन। अपकेंद्रीय विभाजन का मतलब होता है कि केंद्र से बाहर की ओर जो विभाजन चलता है वो कौन सा कहलाता है, आपका अपकेंद्रीय विभाजन कहलाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एनिमल सेल के अंदर देखते हैं तो एनिमल सेल है उसके बाहर की तरफ आपको पता है दोस्तों कि क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है।
सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, मुलायम प्रकार की होती है, जिसको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, सख्त प्रकार की होती नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से साइड के अंदर से क्या गिरती है, खांच पड़ती है, इस तरीके से नोच है उसका निर्माण होता है, और धीरे धीरे ये खांच बढ़ती जाती है, और किसका निर्माण होता है, इस तरीके से दो विभिन्न प्रकार की सेल का निर्माण हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों कि खांच बाहर से अंदर की ओर चलती है, इसीलिए इसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसा होता है, तो इसके अंदर कैसा होता है, अभिकेंद्रीय विभाजन होता है। अभिकेंद्रीय प्रकार का जो विभाजन है वो देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, एनिमल सेल के अंदर। और अपकेंद्रीय विभाजन देखने को किसके अंदर मिलता है दोस्तों, तो आपकी जो पादप कोशिका है या प्लांट सेल है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों अपना कोशिका द्रव्य का विभाजन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक दो पॉइंट और आपने जो मोस्ट बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो होता है आपका एंडोमाइटोसिस, अंतः सूत्री विभाजन। अंतः का मतलब होता है अंदर, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, और विभाजन आपका चल रहा है अंदर अंदर ये गुणसूत्रों का क्या होता है, विभाजन। तो नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि इसके अंदर जो केंद्र की झिल्ली होती है वो गायब ही नहीं होती है, यानी केंद्र की झिल्ली जो होती है उसी के अंदर इस तरीके से क्या गुणसूत्र 1 से 2, 2 से 4 ऐसे आपके इसी के अंदर विभाजन करते रहते हैं। तो एक ही केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है, बढ़ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं बहुगुणिता। यहाँ पे बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है, जो टेपेटम सेल्स आपकी होती है उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा है आपका मुक्त केंद्रीय विभाजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री का मतलब आपका मुक्त है, न्यूक्लियर का मतलब केंद्रक जो होता है आपका, और डिवीजन विभाजन, यानी इसके अंदर मुक्त रूप से केंद्रक का विभाजन होता है। इसका मतलब किसका विभाजन नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन इसमें नहीं पाया जाता। तो देखो इस विभाजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखें इसमें क्या विभाजन, केंद्रक का विभाजन होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का विभाजन इसके अंदर नहीं होता। तो एक कोशिका के अंदर केंद्रक विभाजित होते रहते हैं, साइटोप्लाज्म होता नहीं है, इसलिए एक ही कोशिका के अंदर केंद्रक की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक ही सेल्स के अंदर बहुकेंद्रक वाली कोशिका बनेगी, एक कोशिका के अंदर केंद्रकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, तो बहुकेंद्रक वाली कोशिका का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नारियल पानी जो होता है अपना, उसमें जो तरल भ्रूणपोष जिसको अपन बोलते हैं, पीने वाला जो लिक्विड होता है, उसके अंदर केंद्र की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो वो किसका उदाहरण है, मुक्त केंद्रीय की विभाजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का है। फिर अपन लास्ट देखते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। क्रिप्टो का मतलब होता है बहुत ही छोटे मोटे पादप, है ना। तो इसीलिए निम्न वर्ग के पादपों में जो माइटोसिस चलता है आपका, तो उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोमाइटोसिस। निम्न वर्गीय पादपों में होता है, जैसे कवक वगैरह के अंदर पाया जाता है। इसमें भी दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या है, गायब भी नहीं होती है, तो उसी के अंदर चलता है, तो ये माइटोसिस आपका चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन सेल के बारे में, जो सेल डिवीजन है उसके बारे में अपन कंप्लीट बात करते हैं। एक सेल के बारे में बात करें या कोशिका के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों अपना एक न्यूक्लिक अम्ल है, वो एक पार्ट बचता है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए का पार्ट बचेगा, वो अपन दोस्तों आगे करते हैं आगे की क्लास में। आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, जिसमें सेल डिवीजन है अपना कंप्लीट हो चुका है। आपको एक वीडियो कैसा लगे दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और इसके बारे में अगर कोई सुझाव है तो वो ज़रूर कृपया करके कमेंट के द्वारा ज़रूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में केवल इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।